नमस्कार, 5 की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। शहरों में बेइंतहा निर्माण हो रहे हैं। बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए अब शहरीकरण के नाम पर बहुमंजिला इमारतें ही एक बड़ा विकल्प है। खासकर बहुमंजिला इमारत में लिफ्ट की भूमिका अब काफी अहम हो जाती है, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं कि निर्माण में सुरक्षा मानकों की अनदेखी अब आम बात हो चुकी है। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में लिफ्ट दुर्घटना के कई मामले सामने आए हैं, जिसकी तस्वीरें हम सब ने देखी, जिसमें लोगों की जानें भी गई, गंभीर चोटें भी आई और घंटों लोग लिफ्ट में फंसे भी रहे। देश के कुछ राज्यों में लिफ्ट एक्ट लागू है और अब यूपी में भी लिफ्ट को लेकर कानून बनने जा रहा है। लिफ्ट और एस्केलेटर्स कानून में कई तरह के नियमों का पालन अनिवार्य होगा। इस कानून के तहत यहाँ पर सुरक्षा निश्चित करने का कानून मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर दिशा निर्देश जो है वो जारी किए हैं। सभी सार्वजनिक और निजी जो है जगह रजिस्ट्रेशन जो है अनिवार्य होगा। निर्माण में बीएसआई मानक पालन नहीं किया तो कार्रवाई होगी। दुर्घटना जोखिम कवर करने के लिए बीमा प्रणाली भी अब जरूरी होगी। इसके अलावा लिफ्ट में इमरजेंसी बेल, सीसीटीवी कैमरा अनिवार्य होगा। लिफ्ट में पर्याप्त रोशनी, फोन सिस्टम भी जरूरी होगा और जब नियमों का उल्लंघन होगा या इस तरह के कोई हादसे पेश आएंगे तो उसमें सजा और जुर्माने का भी प्रावधान है। हमारे साथ 3 खास मेहमान यहाँ पर जुड़ने जा रहे हैं। हमारे साथ आलोक कुमार हैं, फाउंडर है एओए के, फेडरेशन ऑफ अपार्टमेंट्स ओनर एसोसिएशन। दिनेश गुप्ता जी हैं, सेक्रेटरी हैं क्रेडाई के, कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल स्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। रतनदीप सिंह सहगल हैं, एमडी हैं हाईबन लग्जरी लिफ्ट्स के। आलोक जी, सबसे पहले मैं आप ही के पास यहाँ पर आना चाहूंगी। आप लंबे वक्त से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। अब जब ये कानून लाने की बात सरकार कर रही है तो लग रहा है कि उम्मीद की एक किरण नजर आ रही है, क्योंकि बहुत सारे हादसों का शिकार लोग हो चुके हैं अलग अलग जगहों पर, अलग अलग इलाकों में। जी जी। आपको ये बात तो सबको पता है कि लिफ्ट तो ये तो एक लाइफलाइन है अपार्टमेंट के लिए स्पेसिफिक। हम लोग मैं तो पिछले 10 साल से इसके लिए आवाज उठा रहा हूँ। एवं मुझे इलाहाबाद हाई कोर्ट गया, पुराने जो सीएम थे उनसे भी मुलाकात हुई, फिर नए सीएम के यहाँ भी बहुत अप्रोच किया, चीफ सेक्रेटरी साहब से भी पीछे जाकर मिला था और उन्होंने भी आश्वासन दिए कि भाई ये एक्ट जल्दी ही लागू होगा। मुझे समझ में नहीं आया कि इतने 9 साल क्यों लग गए इसे लागू करने में, क्योंकि इतना अहम चीज है अपार्टमेंट के लिए। आज आप एक नहीं, मतलब मेरे सामने तो करीब सैकड़ों हादसे हैं जो हो चुके हैं। और गाजियाबाद और नोएडा तो अपार्टमेंट का घर है। और अगर मुझे लग रहा है पूरे यूपी में ही अब अपार्टमेंट कल्चर छोटे छोटे जगहों में आ गया है। आज देखिए तो मैं खुद जिस अपार्टमेंट में रहता हूँ वहाँ पे एआरडी सिस्टम नहीं है। आज वहाँ पे गुड्स लिफ्ट नहीं है। तो जिसे अगर 10 फ्लोर पे जाना हो तो वो अपने सारे सामान को सीढ़ियों से लेके जाता है। मतलब कोई ऐसा रूल ही नहीं था कि जिसके तहत कोई बिल्डर से कहा जा सके कि भाई आपने ये काम नहीं किया। तो हमें लगता है कि यूपी जैसा बड़ा स्टेट अभी तक ये कानून नहीं ला पाया। ये मेरे लिए बड़ा हास्यास्पद भी है और बड़ा आश्चर्य की बात भी मेरे लिए है कि क्यों नहीं ला पाया इतने सारे अप्रोच के बाद भी। एक एक आम आदमी होके मुझे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा, हजारों चिट्ठियां लिखनी पड़ी, पीएमओ को भी मैंने अप्रोच किया था, पीएमओ से भी जवाब आया था कि नहीं ये जल्द लागू होगा। इसके भी 2 साल हो गए। तो मुझे अब तो खैर सरकार जाग गई है, अच्छी बात है। पीछे हमारे टीम के लोगों ने सीएम साहब से भी मुलाकात की थी, उनको कहा था तो वो कहे उन्होंने कहा, और खैर अच्छी बात है कि उन्होंने जल्दी अब पूरा किया ये बात। और मुझे लगता है जल्द से जल्द रूल लागू हो जाए, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि 1939 में आप सोचिए महाराष्ट्र में लागू हो गया और आज 2024 में यूपी में लागू हो रहा है, तो ये सरप्राइजिंग है मेरे लिए तो। बिल्कुल, और ये सभी के लिए हैरान करने वाली बात है कि आप जिस तरह से आप भी बता रहे हैं, हम सब जानते हैं कि लंबे वक्त से आप इस बात को लेकर सरकारों से मुलाकातें करते रहे, अधिकारियों से मिलते रहे हैं। यहाँ पर दिनेश जी, आपके पास मैं अगर आना चाहूँ, यहाँ पर मेंटेनेंस एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है और उसी को सब नज़रअंदाज कर देते हैं, ये हमने देखा है। और ये शायद बहुत बड़ी वजह यही होती है हादसों की, क्योंकि कई बार देखते हैं कि लिफ्ट का इंस्टॉलेशन जो है वो किसी और ने किया होता है, लेकिन जब मेंटेनेंस की बात आती है तो कभी आपसी झगड़ों में या सिर्फ काम टालने भर के लिए एक जो मेंटेनेंस है वो करवा दिया जाता है। अब मेरे से पूछ रही हैं? जी दिनेश जी, अभी से हम जुड़ने की हाँ कोशिश करेंगे। हाँ हाँ, जी जी दिनेश जी जी। जी जी। जो आलोक जी ने कहा बिल्कुल सही बात है। किसी भी मल्टी स्टोरी हाई राइज बिल्डिंग की जो लाइफ लाइन है, रीढ़ की हड्डी, वो लिफ्ट होती है। अगर आप सोचिए 20 मंजिल 25 मंजिल की बिल्डिंगें बना रहे हैं और उसमें लिफ्ट सही ढंग से काम नहीं करे तो वो बिल्डिंग बेकार है। एक आदमी 20वीं मंजिल पे रहता है, वो किस डर से वहां रहता है कि जब वो लिफ्ट में घुसेगा तो सही,
लेकिन नीचे क्या सुरक्षित उतरेगा, या जो चढ़ रहा है क्या वो सुरक्षित अपने घर पहुंच पाएगा? अगर इस तरह से डर के माहौल में वो जिएगा तो वो सोसाइटी उसके लिए बेकार है। अब ये जो एक्ट की बात उठी है, ये एक्ट तो एक अपनी जगह कानून बनाने की बात है, पहले भी बहुत सारे कानून बने हुए हैं, सुरक्षा मानक निर्धारित किए गए हैं। जब भी बिल्डिंग की ओसीसीसी होने जाती है तो लिफ्ट की एनओसी, फिर लिफ्ट इंस्पेक्टर आता है, चेक करता है, ये सब है। बट इससे भी ज्यादा ज्यादा है वो सेल्फ रेगुलेशन है, कि अगर कोई बिल्डर एक हाई राइज बिल्डिंग बना रहा है तो उसको अपने आप ये देखना पड़ेगा कि वो लिफ्ट किस स्टैंडर्ड की लगा रहा है, कौन सी कंपनी की लगा रहा है, लिफ्ट में क्या क्या फॉल्ट आ सकते हैं और क्या क्या दुर्घटनाएं हो सकती है। अगर ये सब करा के वो लिफ्ट लगाए तो कभी कोई दुर्घटना नहीं हो सकती, इस बात की गारंटी देती है लिफ्ट कंपनीज। दूसरी बात, आपके पास बाजार में इतनी कंसल्टेंट्स हैं लिफ्ट जी। को, जब हम कोटेशन देते हैं उससे पहले कंसल्टेंट अपॉइंट करते हैं, वो बताता है कि क्या क्या स्पेसिफिकेशन होंगे, कितनी स्पीड होगी, कितने ओपनिंग होंगे, उसके बाद उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, उसमें क्या क्या डिवाइस लग सकती है। अगर ये सारे मानक पूरे करके लगाए जाए तो कभी लिफ्ट में कोई प्रॉब्लम आई नहीं, आएगी नहीं। तो जो हादसे होते हैं वो प्योर एंड प्योर नेग्लिजेंस ही है, चाहे वो बिल्डर की है या मेंटेनेंस कंपनी की है या लिफ्ट कंपनी की है। एक लिफ्ट कंपनी जब लिफ्ट लगाती है, सेम वही चीज है जो आप कार खरीदते हैं, कार ही है, वही लिफ्ट को कार ही बोलते हैं हम। तो उसकी एएमसी भी उसी कंपनी को दी जाती है, और वो कंपनी ये तय करती है कि साहब इसमें जब लिफ्ट में सपोज कि पावर फेलियर होता है, तो लिफ्ट रुकेगी तो लिफ्ट गिर के नीचे वापस बेसमेंट में नहीं जाएगी, उसके बाद जो नेक्स्ट जो भी फ्लोर है वहां जाके ऑटोमेटिक खुल जाएगी, फ्री फॉल नहीं होगा। बहुत छोटी सी चीज जो साहब ने बोला एआरडी लग जाती है, ये वो बहुत छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट है, उसकी बचत करने के चक्कर में लोगों की लाइफ से खेला जाता है। ये रुकना चाहिए। उसको लिफ्ट, सबसे पहले लिफ्ट के लिए कंसल्टेंसी एक अपॉइंट करनी चाहिए, कंसल्टेंट जो जी। बताए कि ये आप मानक पूरे करेंगे। उसके बाद जो लिफ्ट कंपनी है उसकी जिम्मेदारी तय करनी चाहिए कि आप बिल्डर तो लिफ्ट लगा के चला जाएगा, साहब आरडब्ल्यू आएगी, एओ आएगी, वो भी इतने पढ़े लिखे नहीं होते। जो लिफ्ट कंपनी है जिसको एएमसी दी जाती है उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि कोई हादसा हुआ तो आप जिम्मेदार होंगे उसके। बिल्कुल, हमारे साथ इस उसके उसके लिए हमारे साथ रतनदीप सहगल साहब भी हैं यहाँ पर, दिनेश जी जो एमडी हैं हाइबन लग्जरी लिफ्ट्स के। रतनदीप साहब, यहाँ पर जिस तरह से बात हो रही है लिफ्ट की डिज़ाइन कैसी हो, इस पर भी कभी बात नहीं होती, क्योंकि कई स्टैंडर्ड्स होते होंगे। और जिस तरह से यहाँ पर हम ऑटो रेस्क्यू डिवाइस की बात कर रहे हैं, उसको भी क्या नज़रअंदाज कर दिया जाता है, या अब हर जो नई लिफ्ट बन रही है उसमें ये होता है सिस्टम? देखिए, सबसे पहले जरूरी है, लिफ्ट से पहले जरूरी है लिफ्ट की कंपनी। और लिफ्ट की कंपनी की ड्यू डिलिजेंस करने के लिए अभी तक कोई भी ऐसी अथॉरिटी नहीं है। और बहुत ही ये हैरानी की बात है कि आज आप देख रहे हैं कि बहुत ही लोकल छोटी छोटी कंपनीज और कंपनीज में से निकलकर कुछ लोग अपनी कंपनी खोल देते हैं और वो लिफ्ट लगा देते हैं, और या वो लिफ्ट की मेंटेनेंस करना शुरू कर देते हैं। यही रीजन बनता है एक्सीडेंट्स का। आज यूनिफाइड कोड नहीं है भारत में, हर स्टेट का अलग अलग कोड है। मैन्युफैक्चरिंग में और इंस्टॉलेशन में सेफ्टी कोड्स की प्रैक्टिसेस नहीं होती है। तो अगर हम पूरे भारत में एक यूनिफाइड कोड ले आए और उसका पालन करा जाए, तो वो एक बहुत जरूरी है, बहुत अहमियत रखता है इन सब एक्सीडेंट्स को बचाने में। और इसके बिल्कुल। अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि बीआईएस बहुत अच्छे कोड्स लेके, सेफ्टी कोड्स लेके आ रहा है, जो कि 2025 तक एक्सटेंड हो गया है। उसके अंदर काफी सारी ऐसी चीजें आ रही हैं जिससे ये जो दुर्घटनाएं होती हैं उससे बचा जाएगा। और जैसा आलोक जी ने भी कहा कि लिफ्ट की मेंटेनेंस के लिए उसी कंपनी को मेंटेनेंस दी जाए जिसने इंस्टॉल करी है। और एक एजुकेशन की भी जरूरत है कि ओवरलोड सिस्टम जरूर हो, ईआरडी सिस्टम जरूर हो। एआरडी पहले आता था, अब ईआरडी, जैसे हरियाणा गवर्नमेंट ने ईआरडी का जरूरी कर दिया कि ईआरडी जरूर हो, जिससे कि कुछ समय तक अगर इमरजेंसी हो जाए 13th फ्लोर पे या 14th फ्लोर पे, तो कुछ समय तक लिफ्ट चल पाए। देखा जाता है कि खाली लाइट जाने पर ही वो नीरेस्ट फ्लोर पे आती है, लेकिन अगर कोई इमरजेंसी है किसी फ्लोर पे तो कुछ समय तक लिफ्ट चल पाए के लिए हरियाणा गवर्नमेंट ने बड़े अच्छे स्टेप्स लिए हैं। और मैं चाहता हूं कि पूरे भारत में एक यूनिफाइड जी। कोड हो,
यूनिफाइड प्रैक्टिसेस हो, एक इक्वालिटी हो। पंजाब में जैसे आप देख रहे हैं कोई ऐसा कोड प्रैक्टिसेस नहीं है, तो यूपी गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा स्टेप उठाया है, जिससे आई थिंक अवेयरनेस होगी पूरे भारत में, और धीरे धीरे सभी स्टेट्स बिल्कुल। इसके आलोक इसके जी, लिए अब काम अब करेंगे। हमने सबके एक एक यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू लिया है। आलोक जी, अब यहाँ पर कई सारे लूप होल जो हैं वो भी नजर आते हैं। अगर हम मेंटेनेंस की बात करें, वहाँ पर भी जब लाइसेंस रिन्यू होने की बात आती है, तब हम कई बार होता है कि कोई इंस्पेक्टर जो होता है, जिसे इंस्पेक्शन के लिए आना चाहिए, वो भी नहीं आते हैं, और वो सिर्फ यूं ही एक खाना पूर्ति वाली बात हो जाती है। और इस तरह के कई इंसिडेंट हम देख चुके हैं कि जो लिफ्ट का जो लाइसेंस रिन्यू होना चाहिए वो हुआ या नहीं हुआ, उसका किसी ने ध्यान नहीं दिया, और इस तरह की अनदेखी होती है जो हादसे का सबब बनती है। राइट अदिति, मैं एक और बात, आपने एकदम सही बात बोली। ये बहुत इस तरह की बात होती है कि इंस्पेक्टर साहब, जो इंस्पेक्टर राज का जो हाल है वो ऐसा ना कहीं हो जाए। हमें इस बात का डर है। हम जब ये एक्ट के लिए, इस कानून के लिए हमने ड्राफ्ट बना के भी सरकार को जब दिया, जब उस पे, तो हम लोग को ये लग रहा था कि ऐसा ना हो कि ये भी एक इंस्पेक्टर राज का हो जाए कि भैया इंस्पेक्टर साहब के यहाँ वो इतना पहुंचा तभी वो रिन्यूअल होना है, नहीं तो वो कोई देखने भी नहीं जा रहा। ये इस बात का अंदेशा है अभी भी मुझे। मुझे लगता है कि इसमें शायद सरकार कुछ ऐसा कुछ लाएगी कि भाई ट्रांसपेरेंसी लाएगी, सब कुछ ऑनलाइन हो, कि लोगों को रिकॉर्ड भी दिख सके, और कुछ ऐसा टाइम फ्रेम हो कि हमने जब अप्लाई किया इतने टाइम में इंस्पेक्शन हो जाए, उसका रिपोर्ट ऑन एयर हो जाए, और हमें जो लाइसेंस हमें रिन्यूअल होना है वो भी सब ऑन द टाइमलाइन के बेसिस पे हो कि भाई टाइम, इतने टाइम में आपको पूरा करना है, पेपर रख के बिल्कुल। इंस्पेक्टर बैठ ना जाए अपने यहाँ। तो ये सब तो इनको क्लियरिटी इसमें लानी होगी इस रूल्स के तहत। दूसरा, मैं एक सरकार से के बंद को लोगों को अभी अप्रोच करूंगा, और हमारी टीम मिलेगी कि भाई ये जो कानून है वो, क्योंकि कानून आने के बाद लोग कहते हैं कि नहीं अब तो कानून आया, इसके बाद हम ये सब चीज लागू करेंगे। लेकिन क्योंकि लिफ्ट 10 साल 15 साल पुराने अपार्टमेंट या 20 साल पुराने अपार्टमेंट में भी लगा हुआ है, तो ये जो एक्ट है ये पुराने लोगों पे भी लागू हो, चाहे एओए क्यों ना हो उसके ऊपर भी लागू हो। क्योंकि अगर मैं देखता हूँ कि कई एओए या बिल्डर तो नजरअंदाज करते ही रहते हैं, लेकिन एओए भी नजरअंदाज कर देते हैं। तो अगर ये हाँ, कानून पहले से जो लिफ्ट लगे हुए हैं, जो चल रहे हैं, उसके ऊपर भी अगर लागू हो जाए, और कुछ ऐसा प्रावधान हो, क्योंकि इस देश में भय के बगैर प्रीत नहीं है। वो तो है कि कुछ ना कुछ इस पे कानूनन, क्योंकि इस नोट पे मुझे दिखा नहीं कि क्या कुछ प्रावधान है या नहीं, अगर कुछ किसी का फॉल्ट होता है तो। क्योंकि कई बार कई हादसे हुए, और जब हम लोग थाने में गए रिपोर्ट एफआईआर कराने, तो ये हो रहा था कि हम किसके ऊपर एफआईआर करें, क्योंकि बिल्डर चला रहा है तो चलो हम लोगों ने बिल्डर को पार्टी तो बना दिया, लेकिन कुछ भाई बिल्डर ने किसी कंपनी को दे दिया, और वो कंपनी वाला अगर नहीं कर रहा है तो एक्चुअल दोस्त तो उस कंपनी का है। तो जो कहीं ना कहीं तो मुझे लग रहा है कि इसमें एक प्रोविजन, जो कौन कल्प्रिट है उसका भी एक खाचा खींचना चाहिए कि हाँ भाई ये कल्प्रिट होगा और इसके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। तो वो बिल्कुल। वो जो एक क्लियरिटी है वो सब, अब ये रूल्स आने के बाद, एक्ट के साथ रूल्स आएंगे तो पता चलेगा कि किस तरीके से हम लोग उसमें आगे बिल्कुल, बढ़ें। अभी और तस्वीर साफ होना बाकी है। दिनेश जी, जिस तरह से आलोक जी यहाँ पर कह रहे हैं कि जवाबदेही सुनिश्चित करना यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब इस तरह के हादसे होते हैं तब लोग पसोपेश में होते हैं कि आखिर शिकायत किसकी करनी है और आखिर कल्प्रिट होगा कौन। जी बिल्कुल सही बात है, यही मेन बात है कि आप उत्तरदायी कौन है, आप ये डिसाइड कर लीजिए, उसके बाद कोई हादसा नहीं होगा। मेरे सोसाइटी में सेंडलर कंपनी की लिफ्ट लगी हुई है, 2 लाख रुपए साल की एएमसी लेता है वो पर लिफ्ट। अब मैंने 2 लाख रुपए उसको पे कर दिए, और उसका ये रिटर्न में सब कुछ है कि कोई हादसा नहीं होगा, रेगुलर इंटरवल पे आके वो उसकी सर्विस करेगा, कोई कमी है तो उसको ठीक करेगा, पार्ट रिप्लेस करेगा, पार्ट की कॉस्ट है तो हमें भेजेगा। अब मैं टेक्निकल आदमी नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कि कब खराब होगी और क्या है, तो ये पूरी जिम्मेदारी जो एएमसी के पैसे लेता है उसकी होनी चाहिए, उसी को उत्तरदायी बनाना चाहिए और उसी की एफआईआर होनी चाहिए। दूसरी बात जो आपने कहा कि लाइसेंस रिन्यूअल की, साहब एक बात बताइए, जो इंस्पेक्टर आता है उसको कैसे पता है कि उसको लाइसेंस कैसे देगा उस लिफ्ट को? ना उसका कॉन्फ़िगरेशन देखता है वो, ना वो ये देखता है कि ये जो लिफ्ट है इसमें क्या क्या डिवाइस लगी हुई, वो काम कर रही नहीं कर रही, या उसके पास क्या क्राइटेरिया चेक करने का कि वो उसको लाइसेंस दे जाएगा, रिन्यू कर देगा। वो जस्ट फॉर्मेलिटी है, दिनेश जी, उससे मुद्दा ठीक तो नहीं यहाँ पर, होने का। नहीं मेरे पास वक्त की कमी है, लेकिन मुद्दा तो यहाँ पर ये भी है कि कई बार मैं लाइसेंस ऐसे ही रिन्यू हो जाते हैं, इंस्पेक्टर हाँ जी इंस्पेक्शन के हाँ लिए जी, आते तक मैं नहीं तो है। ये बात मैं मतलब कई मुझे सोसाइटीज बोलना में हम नहीं लोग चाहिए, देख बट रहे मैं होते हैं। मैं बिल्डर हूँ इसलिए बोल रहा हूँ मैं सर, जी कि जी जी, मैं समझ रही लाइसेंस हूँ। कभी इंस्पेक्टर आता है नहीं लाइसेंस लिफ्ट देखने,
वो लाइसेंस वहाँ ऑफिस में मिल जाते हैं। ठीक है। वही मैं और कहना चाह रहा हूँ कि वो सिस्टम ना हो कम से कम। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। मेरे पास वक्त की थोड़ी यहाँ पर कमी है, लेकिन महत्वपूर्ण मुद्दा ये है और तीनों ने ही अपनी अपनी बातें यहाँ पर जिस तरह से रखी हैं, यहाँ पर सबकी जवाबदेही सुनिश्चित करना बेहद ज़रूरी है। और उत्तर प्रदेश सरकार अब जब ये एक्ट लाने जा रही है तो सभी को ये उम्मीद है कि अब कम से कम इस तरह की जो घटनाएं हैं उन पर ब्रेक लगेगा। फिलहाल 5 की बात में एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं और आपको दिखाएंगे समंदर में भारत की नई ताकत INS इम्फाल हुआ नेवी में शामिल। ब्रेक के बाद देश का नया जंगी जहाज INS इम्फाल आज भारतीय नौसेना में शामिल हुआ। इस दौरान हुए कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। उनके अलावा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और मणिपुर के मुख्यमंत्री R बीरेन सिंह भी कार्यक्रम में शामिल हुए। कमिश्निंग का कार्यक्रम मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में हुआ। यह विशाखापत्तनम क्लास का तीसरा गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। इम्फाल जो है वो पहला युद्धपोत है जिसका नाम उत्तर पूर्व के एक शहर के नाम पर रखा गया है। इसे पश्चिमी नौसेना कमान को सौंपा गया, यानी कि अब ये अरब सागर में दुश्मनों से लोहा लेगा। साथियों, INS इम्फाल भारत की बढ़ती समुद्री ताकत को दिखाता है और मुझे पूरा विश्वास है कि इंडो पैसिफिक रीजन में INS इम्फाल जल में व यश्य बल में व तस्य, यानी जिसका जल उसका बल, कि हमारे सिद्धांत को और मजबूती प्रदान करेगा। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए विभिन्न दलों के नेताओं को भी न्योता भेजा जा रहा है। लेफ्ट पार्टी ने कहा है कि वो इसमें शामिल नहीं होगी। CPM महासचिव सीताराम येचुरी को न्योता गया, लेकिन वो इसमें नहीं जाएंगे। CPM की नेता बृंदा करात का ये कहना है कि उनकी पार्टी धर्म को राजनीति से जोड़ने में भरोसा नहीं करती है और इसीलिए उनकी पार्टी इस कार्यक्रम में नहीं जाने का उनकी पार्टी ने फैसला लिया है। वहीं सीताराम येचुरी ने कहा कि उन्हें न्योता तो मिला है, लेकिन किसी ने उनसे अब तक कंफर्मेशन नहीं लिया है। ये आमंत्रण हम स्वीकार किए, उसके बाद हमने उन्होंने पूछा नहीं आएंगे या नहीं आएंगे, तो उसको जवाब नहीं दिया। अब ये बाकी ये जो प्रचार जो चल रही है, लेकिन इसके अंदर एक बात स्पष्ट रखना चाहूँगा मैं। देखिए, धर्म जो है वो एक पवित्र संबंध है एक आत्मा और एक परमात्मा के बीच में। कौन होगा परमात्मा? जिसके अंदर आस्था है हर व्यक्ति का, वो आस्था का हम पूरी की पूरी इज्जत करते हैं, संरक्षण करते हैं, वो अधिकार का हर इंसान के लिए। तो जहाँ तक आस्था और धर्म की बात है, उनके लिए हमारा पूरा का पूरा इज्जत है, रेस्पेक्ट है। तो लेफ्ट पार्टी के न जाने के फैसले को लेकर केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने प्रतिक्रिया दी है। उनसे बातचीत की हमारी सहयोगी मारिया शकील ने। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी जी हमारे साथ हैं। मीनाक्षी जी, आप सीताराम येचुरी और बृंदा कराट के बयान को किस तरह से देखती हैं? मैं देखती हूँ कि जिन लोगों को भारतीय परंपराओं पर गर्व नहीं है, जिन्होंने आज तक धर्म का इस्तेमाल करा है गलत तरीके से और भारत को विभिन्न जगहों पर बांटने का प्रयास किया और भारत की जो मर्यादाएं हैं और भारत की जो मान्यताएं हैं उनको सही दिशा देने का जो नियम है वो भी नहीं किया और उनको सही तरीके से समझा भी नहीं। तो ये जो नासमझ किस्म के लोग हैं, ये वही नासमझी आज भी इन्होंने अपनी बातचीत से और अपने बयानों से करी है। उनका ना जाना, इनविटेशन आने के बावजूद आप किस तरह से देखती हैं? देखिए, इनविटेशन पहुंचना तो मैं मानती हूँ एक मर्यादा है और उस मर्यादा में कि आप कोई भी बड़ा काम करते हैं, कोई भी शुभ कार्य करते हैं, तो आप सबको बुलाते हैं जिनको आप समझते हैं कि समाज जीवन में, राजनीतिक जीवन में, देश जीवन में उनका कोई स्थान है, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो। तो आपने अपनी मर्यादाओं का पालन किया उन सबको न्योता देकर, लेकिन उन लोगों ने जो किया वो एक पंक्ति है रामायण रामचरितमानस की, एक चौपाई की, होई सोई जो राम रची राखा, यानी होता वही है जो राम ने रचा होता है। तो जब राम जी की मर्जी नहीं है तो उस किस्म के लोग वहाँ पहुँचेंगे भी नहीं, जो राम चाहेंगे वही होगा। उनका चार्ज है कि वेपनाइजेशन ऑफ रिलीजन हो रहा है। आप लोग एक मौका ढूंढ रही थी, एक इवेंट को आप पॉलिटिसाइज भी कर रही हैं। अगर हमने जो लेफ्ट विंग वाले लोगों को बुलाया तो वो वेपनाइजेशन है या वो मर्यादा का पालन है? ये राजनीतिकरण जो है उन लोगों द्वारा किया जा रहा है जो वहाँ इस तरीके के बयानबाजी कर रहे हैं और पहुँच नहीं रहे, ना कि उनके द्वारा जो मर्यादाओं का पालन करते हुए इन सबको न्योता भेज रहे हैं।
22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन की भव्य तैयारियां चल रही हैं। पश्चिमी वाद्य यंत्रों के साथ राम धुन की प्रस्तुति की भी तैयारी है, जिसके लिए मशहूर ड्रमर तन्मय मुखर्जी का ग्रुप जोर शोर से अभ्यास भी कर रहा है। उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी तनिष्क पंजाबी ने। 22 जनवरी की जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। कई सारे कल्चरल प्रोग्राम्स होने वाले हैं, कई सारे ग्रुप्स परफॉर्म करने वाले हैं। तन्मय मुखर्जी जो इंटरनेशनल ड्रमर हैं, टी सीरीज स्टेज वर्क्स लखनऊ के साथ कोलैबोरेशन में हो सकता है कि 22 जनवरी को परफॉर्म करें। और एक नया तरीके का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, जिसमें भजन ट्रेडिशनल म्यूजिक जो है वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स के साथ बजाया जाएगा। बहुत सारे ड्रमर्स होंगे। हम तन्मय से बात करने की कोशिश करेंगे। तन्मय, क्या है ये कॉन्सेप्ट? इस बार हम लोग एक नई तरीके की भक्ति कर रहे हैं, बिकॉज ये इस बार बहुत बड़ा भव्य उद्घाटन हो रहा है और हम लोग लकी है कि हम लोग इसका पार्ट बन पाए। तो क्यों ना इस बार उत्तर प्रदेश के लोग ड्रमिंग के माध्यम से भजन को सुने। तो हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया है और इसमें लोगों को ड्रमिंग करने के लिए एक साथ कनेक्ट करते हैं। और इस समय अच्छा मौका है, हमारे राम जी की भक्ति हो रही है, तो भजन को एक नए स्टाइल में वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स में हम लोग लेके आ रहे हैं। तो कितनी बड़ी आपकी टीम है और किस तरीके से ये अलग है? ये बहुत ही डिफरेंट है, बिकॉज ये कोई प्रोफेशनल ड्रमर्स नहीं है। ये लोग स्टूडेंट्स हैं और अलग अलग फील्ड के हैं, अलग अलग जॉब में हैं। एक साथ ये एक सिंक में ड्रमिंग कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी इसकी खासियत है। और एक ऐसा ड्रम सर्कल जो मैं करता हूँ, इसमें लोगों को मौका मिलता है ड्रम बजाने का। तो मेरा ये कॉन्सेप्ट था कि इस बार प्रभु श्री राम के नाम पे हम लोग एक बहुत ही अच्छा भजन प्रस्तुत करें और ये उनके लिए भेंट है, ताकि लोग और हमारा यूथ इस ड्रमिंग के माध्यम से उनकी भक्ति कर पाए। तो उम्मीद है 22 जनवरी को आपको परफॉर्म करने की अभी क्या प्रोसीजर है? बिल्कुल पूरी कोशिश है और हम चाहते हैं कि हमको अच्छा प्लेटफॉर्म मिले और हमारे यूथ को भी, क्योंकि एक बहुत ही नया कॉन्सेप्ट रहेगा इस बार। और उत्तर प्रदेश की जनता और हमारा पूरा इंडिया देखेगा कि ड्रमिंग के माध्यम से भी भक्ति को कैसे किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद हम तन्मय हमसे बात करने के लिए। तो ये थे तन्मय मुखर्जी, एक इंटरनेशनल ड्रमर है। उम्मीद है 22 जनवरी को ये परफॉर्म करेंगे टी सीरीज स्टेज वर्क लखनऊ के साथ कोलैबोरेशन के अंदर, जहां एक अपनी धुन बना रहे हैं ड्रम्स के साथ। और नए तरीके का कॉन्सेप्ट है ये भजन वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स के साथ। कैमरा पर्सन विनीत कुमार वर्मा के साथ तनिष्क पंजाबी, एनडीटीवी।